तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 11 का सेकेंड ब्रांच, जो कि केमिस्ट्री का सेकेंड ब्रांच क्लास 11 के अंदर, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री। और हम लोग ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ साथ चलेगी, और मैंने सोचा कि फिजिकल केमिस्ट्री भी चालू कर देते हैं। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे चलेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत ही कम चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसको हम जल्दी फिनिश कर लेंगे, बट फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा बड़े हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी हम लोग थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इक्विलिब्रियम। तो बहुत सारे ऐसे भी और चैप्टर्स हैं जो कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं। तो वो हमें कवर करना पड़ेगा, उनके बहुत बड़े बड़े टॉपिक। तो इसीलिए पहला टॉपिक मैंने लिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसमें बहुत फिजिक्स थोड़ा सिमिलर है, तो क्लास 12 वाले बच्चे भी इसको देख पाएंगे, क्योंकि उनके फिजिक्स के अंदर भी आगे आने वाले चैप्टर्स थोड़ा सा कनेक्टेड हैं पार्ट 2 के। ठीक है, जैसे कि एटम्स, न्यूक्लियर, थोड़े बहुत कनेक्टेड है। बोलूँगा पूरे चैप्टर ही अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्लास 12 के अंदर 2-3 चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एटम्स हो गया, न्यूक्लियर हो गया, डुअल नेचर हो गया, तो वहाँ पर आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो चालू करते हैं और इस चैप्टर को पहले समझते हैं कि चैप्टर के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या-क्या हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, और किन-किन चीज़ों के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक, पहली बात तो ये, हम पहला टॉपिक हम लोग जब चालू करेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम ये सारे टॉपिक को टच करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की कैसे हुई, और उनके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि वेरियस एटॉमिक मॉडल जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें पता है। ठीक है, क्लास 9-10 में हम लोग ने इस तरीके से पढ़ी। आपके लिए नया क्या होगा आफ्टर स्टडिंग द मॉडल्स ऑफ थॉमसन एंड बोहर। ठीक है, उसके बाद उसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दिया जाएगा बोहर मॉडल का। ठीक है, थॉमसन मॉडल का जो हम लोग ने क्लास 9th में पढ़ा था वही है, रदरफोर्ड मॉडल ही वही है। ठीक है, बस रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। फिर बोहर एटॉमिक मॉडल को थोड़ा डिटेल में समझाया गया है इसके अंदर। और फिर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखेंगे एटम का कैसा था। ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज जो आई वो क्या थी। फिर हम लोग लाइट को भी टच करेंगे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, फिर किसने क्या क्या थ्योरीज दी रिगार्डिंग लाइट। ठीक है, और उसी से मिलते जुलते वो एटम में कैसे हम यूज करते हैं वो सारी थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, और वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं किसी एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। ठीक है, और डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर क्वांटम नंबर्स के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज पर द नीट पर्सपेक्टिव, क्योंकि क्वांटम नंबर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी चैप्टर के अंदर का मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ऑफ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हुड्स रूल। ठीक है, और फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे, जो हम लोग को आगे नेक्स्ट चैप्टर में हेल्प करेगा, जो कि इनऑर्गेनिक चैप्टर का पार्ट है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला। वहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, और फिर जब और फिर हम लोग को जब हम आगे बढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर, तो वहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आनी चाहिए। ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थोड़े बहुत नमूने देखने को मिले। तो ये हमारा टोटल ओवरव्यू होने वाला है इस चैप्टर। ठीक, तो ये आज का जो लेक्चर होगा वो आपका होगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, हम लोग ओवरव्यू लेने वाले हैं पूरे चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे इस चैप्टर को, और पहला टॉपिक हम लोग टच करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। ये आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है पूरा ये चैप्टर। ठीक है, इसके आगे आने जितने भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे उसके अंदर आप
ऐसे स्निपेट्स देख पाओगे आपके एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड हम लोग चलते हुए चलेंगे और साथ में साथ नोट्स कवर करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, एंड नोट्स भी आपको मिलेंगे और जो जो जहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वहाँ पे मैं एनसीईआरटी क्लिप्स आपको देकर आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर कोट से चालू करते हैं। The rich diversity of chemical behavior of different elements can be traced to the differences in the internal structure of atom of these elements। यहाँ पर ये जो थॉट है, ये थॉट एक्सप्लेन कर रहा है कि जितना भी एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट हमें केमिकल बिहेवियर में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, वो हम पता लगा सकते हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हर एलिमेंट के एटम के डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर से, जिसके डिफरेंस के कारण ही उन एलिमेंट्स का केमिकल बिहेवियर इतना डाइवर्स हमें नजर आता है। ऐसा कोट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है जो हमें इस पूरे चैप्टर को समझने में हेल्प भी करेगा कि हर एलिमेंट का एक डिफरेंट केमिकल बिहेवियर होता है। अगर हम स्ट्रक्चर समझेंगे किसी भी एटम का तो हम उनके बिहेवियर को जस्टिफाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को चालू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला ये जो पॉइंट है, टॉपिक है, ये आपका देगा ब्रीफ आपको कि एटम कोई नया बंदा नहीं है जिसको हमने खोज अभी कर ली। नहीं, एटम जो शब्द है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है इंडियन ग्रीक फिलोसफर के टाइम। द एक्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज बीन प्रपोज्ड सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन ग्रीक फिलोसफर। ठीक है, बहुत पहले से ये एटम की जो खोज थी वो चल रही थी अराउंड 400 BC से पहले भी। who were of the who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of the matter। जैसे कि बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि सेल एक लाइफ का यूनिट है। ठीक है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर या फिर अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें जो मैटर है, ठीक है, मैटर क्या है आपका, एनीथिंग के पास वॉल्यूम और मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे। वो स्पेस ऑक्यूपाई कैसे कर पा रहा है, क्योंकि वो एक फंडामेंटल ब्लॉक से बना हुआ है जिसको हम लोग एटम बोल रहे हैं और इसके आगे कुछ नहीं। ठीक, बट ये थोड़ी गलत हुई थी, बट इट वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आर डिस्कवरी ऑफ एटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यू सब डिवीजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर हम बॉडी के अंदर अपने देखें तो अगर छोटे लेवल पे जाएंगे तो हमें सेल मिलेगा। वैसे ही किसी मैटर को अगर आप अल्टीमेट बहुत माइन्यूट लेवल पे डिवाइड कर दो, सब डिवीजन कर दो उसका, तो हमें एट लास्ट एटम मिलेगा। ठीक, जो आगे फर्दर डिविजिबल नहीं है। ये पहले की बात चल रही है कि अर्ली टाइम्स में ये माना जाता था कि एटम के अंदर और कुछ नहीं। ठीक है, तो वर्ड एटम इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एटम एक ग्रीक वर्ड है को हम लोग ग्रीक में एटोमिया बोलते हैं। एटोमियो का मतलब है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। एटम का जो रियल मीनिंग जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो एटम शब्द हम लोग यूज करते हैं उसका रियल मीनिंग है नॉन डिविजिबल। तो ये कोई जस्टिफाई नहीं करता है कि एटम तो हम लोग शब्द बोलते हैं बट एक्चुअल मीनिंग इसका नॉन डिविजिबल है। बट हमें आज के दौर पे पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके अंदर भी क्वार्ट्ज पार्टिकल हमें देखने को मिलते हैं। बट पहले ये बोलना कि नॉन डिविजिबल है और उसी बेसिस पे एटम शब्द दे देना और उसको बाद में चेंज ना करना, ये थोड़ा सा मेरे को अनरियलिस्टिक लगता है। अगर आप चेंज कर रहे हो थ्योरीज को तो आप के नाम को भी चेंज करें। ठीक, ये बात हुई अर्लियर आइडियाज की। ठीक, अर्लियर ये स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे देयर वाज नो वे टू टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली। एटम को कोई एक्सपेरिमेंटली आप टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दीज आइडिया रिमेन डॉर्मेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट रिवाइव्ड अगेन बाय द साइंटिस्ट इन 19th सेंचुरी। ये जो थॉट प्रोसेस था एटम को लेकर ये बहुत सालों तक ऐसे ही चलता रहा, बट इसको रिवाइवल बहुत सालों के बाद 19th सेंचुरीज के अंदर जब एक साइंटिस्ट आए, कौन, सर जॉन डेल्टन,
इंग्लिश केमिस्ट, एंड इन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया, ठीक है, जिनको हम लोग आज के दौर पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसको इन्होंने फर्स्ट प्रपोज किया था ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन, ठीक है। साइंटिफिक फर्म इन्होंने बनाया था, इसको इन्होंने 1808 में क्या किया था, पब्लिश किया था, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे हमारे जॉन डाल्टन भाई साहब उस समय के। और इनकी थ्योरी में ऐसा क्या था जो एटम की थ्योरी को रिवाइव करके चला है, जो कि इतने सालों से अनटच्ड, ठीक। तो एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने ये बोला था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल, और उनके साथ दो और इन्होंने पॉइंट रखा था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और इन्होंने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ऐसे लॉज ये दे के चले गए थे, ठीक है। और एटम एटॉमिक लेवल पे इन्होंने बोला था कि एटॉमिक लेवल पे एक मास कंजर्व रहता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और फिर आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब मान लीजिए जितने भी मॉलिक्यूल्स इस वर्ल्ड के अंदर हैं वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन के अंदर ही है और फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर है, जो कि इनका पहला लॉ था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर मान लीजिए H2O का जो भी अभी प्रपोर्शन में मिल रहा है, वाटर कोई भी वाटर आप ले लो, चाहे आप ओशनिक वाटर ले लो, चाहे आप नॉर्मल वाटर ले लो, वो आपका फिक्स्ड है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम मोल कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो वहाँ पे डाल्टन थ्योरी है और वहाँ पे हम लोग ये सारे लॉज को डिस्कस करेंगे। अभी आपको छोटा सा आइडिया, ये सारे लॉज जो थे वो सक्सेसफुल, बट इनके थ्योरी में एक फेलियर। क्या फेलियर था, इन्होंने फेल हो गए थे कि ये एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव नहीं कर पाए थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज नोन दैट सब्सटेंस लाइक अ ग्लास और इबोनाइट व्हेन रब्ड विद सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटली ये सब प्रूव नहीं कर पाए थे, इसीलिए इन्होंने थ्योरी की, ठीक है। थ्योरी तो कोई भी आकर दे जाए, बट हमें पता है कि अगर हम बात करें फिजिक्स में इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया जाता है। तो हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर बात करेंगे थ्योरीज की, और जो फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच है ये फिजिक्स से कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पर हमें थोड़े बहुत चीज़ों के प्रूफ दिए जाएंगे, बट एक्चुअल में क्या है रियलिटी उस चीज़ के पीछे की, वो हम फिजिक्स के अंदर देखेंगे। केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली ज़्यादातर थ्योरीज चलती है, क्योंकि केमिस्ट्री एक एटॉमिक लेवल पे हम लोग को चलता है, हम लोग एटॉमिक लेवल पे सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है वो एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं, इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं, ठीक है। और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं फिर फिजिसिस्ट और केमिस्ट, ठीक है। तो ये बात, तो एक्सपेरिमेंटली डेल्टन जॉन डेल्टन ने प्रूव नहीं किया था कि क्यों हो रहा है ये सब, बट आगे जाकर और भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इन सब चीज़ों को प्रूव किया और ये बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनकी कॉन्सेप्ट ने डाल्टन की थ्योरी को पूरा बदल के रख दिया और उनके कॉन्सेप्ट को ही पूरा डिफरेंट वे में प्रेजेंट, ठीक। डाल्टन ने बोला था कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को फेल साबित हुआ वो 20वीं सेंचुरी के अंदर, जब आए हमारे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, जेम्स चैडविक। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की रिस्पेक्टिवली खोज की और अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज। ये था मोटा मोटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक को देखेंगे कि कैसे डिस्कवरी हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, क्या इन्होंने दिमाग लगाया कि जो डाल्टन सब नहीं लगा पाए अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, और एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखेंगे कैसे
सब एटॉमिक लेवल पे ये सब चीजें हो रही थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये चैप्टर मोर केमिस्ट्री नहीं होगी इसके अंदर, ज़्यादा ज़्यादा आपको इसके कैलकुलेशन और फिजिक्स ज़्यादा दिखने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने केमिस्ट्री को साइड रखिएगा इस चैप्टर को समझते समय, और यहाँ पर आप थोड़ा सा फिजिक्स की नॉलेज से इसको देखिएगा तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है कि यहाँ पे फिजिक्स थोड़ी सी यूज। ठीक है, चलिए, इसी के साथ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।